कहानी की शुरुआत में हमें एक डिलीवरी बॉय दिखाया जाता है जिसका नाम टे जिन होता है। वो बहुत ज्यादा गरीब लड़का होता है, इसीलिए वो दिन रात एक करके पैसे कमाता है, जिससे वो अपने छोटे भाई जिन की पढ़ाई का सारा खर्चा भी उठाता है। ताई जिन सारे ऑर्डर्स बहुत तेजी से डिलीवर करता है। वो अपने फ्रेंड्स के ऑर्डर्स डिलीवर करने में भी उनकी मदद करता है। एक रात एक अमीर लड़की और उसका बॉयफ्रेंड उसके हाथ से पार्सल छीन कर सड़क पर फेंक देते हैं। ये देखकर टे जिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो फौरन मोटरसाइकिल पर सवार होता है और उन दोनों का पीछा करना शुरू कर देता है। टे जिन बहुत एक्सपीरियंस्ड राइडर होता है और बहुत तेजी से मोटरसाइकिल चलाता है। वो उन दोनों को अपनी नजरों से गायब नहीं होने देता और शॉर्टकट रास्ते से उन्हें पकड़ लेता है। टे जिन अपनी मोटरसाइकिल उनके सामने सड़क पर रोक देता है और फिर वही खाना निकालता है जो उन्होंने सड़क पर फेंक दिया था। टे जिन उन्हें वो खाना वापस कर देता है और उस खाने के पैसे मांगता है। तभी आसपास के लोग भी वहाँ जमा हो जाते हैं। लोगों के सामने इंसल्ट से बचने के लिए अमीर लड़का मजबूरन पैसे दे देता है। अपना काम खत्म करने के बाद टे जिन अपने छोटे भाई जिन से मिलने जाता है। टे जिन अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करता है क्योंकि उनकी यही छोटी सी फैमिली होती है। टे जिन को प्लांट्स का बहुत शौक होता है, इसीलिए वो अपना कैफे भी खोलने वाला होता है। जाने से पहले टे जिन अपने भाई से थोड़ा नाराज भी होता है क्योंकि वो एग्जाम्स में फेल हो रहा था। वो उसे समझाता है कि स्टडी पर पूरा ध्यान दो। उसके बाद टे जिन मोटरसाइकिल पर वहाँ से चला जाता है। जब जिन घर पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि टे जिन ने उसके अकाउंट में 50,000 वॉन भेज दिए हैं ताकि वो बिना किसी परेशानी के अपनी पढ़ाई जारी रख सके। दूसरी तरफ टे जिन अपने प्लांट्स के लिए कुछ फर्टिलाइजर लेकर आता है। टे जिन पौधों का बहुत ज्यादा ख्याल रखता है। उसके दोस्त भी उसके कैफे को डेकोरेट करने में उसकी मदद कर रहे होते हैं क्योंकि कुछ ही दिनों बाद उसका कैफे ओपन होने वाला होता है। फिर उन सब के लिए टे जिन की फियांसी सियोयोन खाना लेकर आती है और सब मिलकर खाना खाते हैं और हंसी मजाक करते हैं। बाद में टे जिन और सियोयोन एक दूसरे से बात करते हैं। वो दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं और जल्द ही शादी करने वाले होते हैं। सियोयोन उससे कहती है, तुम मुझे इसलिए पसंद हो क्योंकि तुम बहुत मेहनती और स्ट्रगल करने वाले लड़के हो। उसी वक्त हम यह भी देखते हैं कि टे जिन और सियोयोन दोनों ने अपने हाथों में ब्रेसलेट्स पहने हुए हैं। ये ब्रेसलेट्स उनकी मंगनी की अंगूठियों की जगह होते हैं क्योंकि टे जिन के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो एक गोल्ड रिंग खरीद सके। अगली सुबह टे बहुत जल्दी उठता है और पूरे दिन के लिए अपना खाना तैयार करता है। उसके बाद वो काम पर चला जाता है और ऑर्डर्स डिलीवर करने लगता है। टे जिन बिल्कुल नहीं जानता था कि आज के दिन का हर सेकंड पहले ही किसी ने प्लान कर रखा है। दरअसल किसी ने उसकी जिंदगी बर्बाद करने की एक बहुत बड़ी साजिश कर रखी थी, जिसके बारे में आगे जाकर पता चलेगा। पार्सल डिलीवर करने के बाद जैसे ही वो वापस जाने के लिए मुड़ता है, उसी वक्त लिफ्ट ऊपर चली जाती है, इसलिए उसे सीढ़ियों से नीचे आना पड़ता है। तभी उसकी नजर एक प्लांट पर पड़ती है जो प्रॉपर केयर न मिलने की वजह से खराब हो रहा होता है। टे जिन उन प्लांट्स को धूप से हटाकर एक बेहतर जगह पर रख देता है। फिर वो पेपर पर ऑनर के लिए एक एडवाइस लिख देता है ताकि वो उनकी प्रॉपर केयर कर सके। मगर टे जिन नहीं जानता था कि यह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बनने वाली है। फिर एक बूढ़ी औरत ताई जिन से मदद मांगती है कि वो उसका बैग दूसरी तरफ ले जाए। ताई दिल का बहुत अच्छा इंसान होता है, इसलिए वो उसकी मदद कर देता है, लेकिन ताई जिन को जर्रा भी अंदाजा नहीं होता कि इस बैग के अंदर क्या है। रात के वक्त वो एक शॉप से खाना लेता है और बाहर आकर खाने लगता है। तभी उसे अपने पास फोन की रिंगटोन सुनाई देती है। पहले तो टे थोड़ा घबरा जाता है, फिर वो बिना सोचे फोन उठाता है और कॉल रिसीव करता है। एक लड़की उससे बात करती है और कहती है कि यह फोन उसका है। वो टे से रिक्वेस्ट करती है कि वो फोन उसके एड्रेस पर पहुंचा दे। पहले तो टे जिन साफ साफ इनकार कर देता है, मगर जब वो लड़की उसे 3 लाख वॉन ऑफर करती है तो टे भी लालच में आ जाता है और उसका फोन डिलीवर करने के लिए मान जाता है। लड़की से एड्रेस लेने के बाद टे अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट करता है और उस जगह की तरफ जाने लगता है। जब वो उस एड्रेस पर पहुंचता है तो वहाँ एक टनल होती है। टे जिन को बहुत अजीब महसूस होता है। तभी उस लड़की का फोन दोबारा आता है। वो लड़की उसे कहती है कि सामने जो टनल है उसके अंदर इमरजेंसी फोन बॉक्स है, वहीं पर फोन रख देना और तुम्हारी पेमेंट भी वहीं पर है। टे जिन उसके घर जाकर मोबाइल देना चाहता था, मगर वो लड़की उसे अपने घर का एड्रेस नहीं बताती। पैसों के लालच की वजह से टे जिन उस टनल के अंदर चला जाता है। वो उस फोन बॉक्स के अंदर मोबाइल रख देता है और 3 लाख वॉन उठा लेता है। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से जाने लगता है, अचानक एक ट्रक उसकी तरफ हाई बीम लाइट्स करता है। टे जिन को समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। अगले दिन ताई जिन बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसने सिर्फ एक मोबाइल डिलीवर करके 3 लाख वॉन कमा लिए थे। कुछ देर बाद उसका भाई भी आ जाता है और दोनों मिलकर ब्रेकफास्ट करते हैं। दोपहर के वक्त जब टे जिन अकेला होता है और तेज बारिश हो रही होती है, उसी लम्हे अचानक पुलिस उसके घर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाती है। टे उनसे बचकर भागने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन पुलिस वाले उसे जमीन पर गिरा देते हैं और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस स्टेशन पहुंचते ही टे जिन को बहुत सारे जर्नलिस्ट घेर लेते हैं। सब उससे कत्ल के बारे में सवाल कर रहे होते हैं जो उसने किया ही नहीं होता। ये न्यूज पूरे कंट्री में आग की तरह फैल जाती है। सब लोग यही समझ रहे होते हैं कि असली कातिल टे जिन है और उसे सजा मिलनी चाहिए। पुलिस स्टेशन के अंदर ऑफिसर्स टे जिन पर इल्जाम लगाते हैं कि उसने एक लड़की के साथ रेप किया था और फिर उसे कत्ल कर दिया। टे जिन उन्हें समझाने की पूरी कोशिश करता है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी में उस लड़की को एक बार भी नहीं देखा। वो कहता है कि आपसे मिस्टेक हुई है, लेकिन पुलिस ऑफिसर कहता है कि जो तुमने किया
किया है उसकी सजा तुम्हें मिलकर रहेगी। टेजिन उन्हें बार बार समझाता है लेकिन उन पर कोई असर नहीं होता। इतना कुछ होने के बावजूद टेजिन अपने प्लांट्स के बारे में परेशान होता है। वो सोचता है कि अब उनकी देखभाल कौन करेगा। उसे डर होता है कि उसकी गैर मौजूदगी में प्लांट्स खराब हो जाएंगे। दूसरी तरफ लड़की की लाश सूटकेस के अंदर से मिलती है। यह वही सूटकेस होता है जो कल ताइजिन ने एक बूढ़ी औरत की मदद करते वक्त सड़क की दूसरी तरफ ले जाकर रखा था। ताई के दोस्त भी उससे मिलने आते हैं। ताई उनसे कहता है कि वो उसके प्लांट्स का ख्याल रखें। तभी उसके दोस्त उसे बताते हैं कि उसकी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन और साथ में सियो योन और ताई जिनकी प्राइवेट पिक्चर सोशल मीडिया पर लीक हो चुकी है। ये देखकर सियो योन भी अपसेट हो जाती है। उसे भी शक होने लगता है कि कहीं ताइजिन ने ही उनकी प्राइवेट पिक्चर सोशल मीडिया पर अपलोड तो नहीं की। जेल में ताइजिन इन्वेस्टिगेटर से कहता है, मैंने किसी का कत्ल नहीं किया, मुझे यहाँ से कब जाने दोगे? इन्वेस्टिगेटर कहता है कि अगर तुम्हारी बेगुनाही साबित हो गई तो तुम जा सकते हो, वरना तुम पूरी जिंदगी जेल में सड़ने वाले हो। ताइजिन गुस्से में कहता है, मैंने कुछ नहीं किया, मगर जेल में उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं होता। आखिरकार ते बेबस होकर पूरी तरह टूट जाता है। वो समझ नहीं पाता कि अचानक उसकी जिंदगी में ये सब क्या हो गया है। दूसरी तरफ सियो योन अपनी शॉप को बंद कर देती है और टेजिन का केस लड़ने के लिए एक वकील हायर करती है। वकील कहता है कि उनके पास टाइम कम है, इसलिए उन्हें सब कुछ जल्दी करना होगा। टेजिन के दोस्त उसके प्लांट्स का अच्छी तरह ख्याल रखते हैं और वो फैसला करते हैं कि टे को बाहर निकालने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे। अगले दिन सियो योन टे से मिलने जेल जाती है। सियो योन के दिल में एक छोटा सा शक होता है कि कहीं टेजिन ने सच में यह क्राइम तो नहीं किया, लेकिन टे उसे यकीन दिलाता है कि वो ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता। सियो योन टेजिन की बात पर यकीन कर लेती है और कहती है, मैं तुम्हें जेल से निकालने की पूरी कोशिश करूंगी, तुम बस जेल के अंदर खुद को संभाले रखना। उसके बाद सियो योन, जिन और टेजिन के दोस्त दोबारा वकील को बुलाते हैं। वकील उन्हें बताता है कि अगर तुम टे को बचाना चाहते हो तो हमें यह साबित करना होगा कि जिस वक्त वो लड़की कत्ल हुई थी उस वक्त टे जिन डिलीवरी के काम करने में बिजी था। इसलिए वकील कहता है कि पिछले 2 दिनों में टे ने जो कुछ भी किया उसकी एक बहुत डिटेल्ड टाइमलाइन तैयार करनी होगी। सभी को यह आइडिया बहुत ज्यादा पसंद आता है। ये काम इतना मुश्किल भी नहीं था क्योंकि टे अपनी डिलीवरी की हर रिसीट संभाल कर रखता था। सियो योन, टेजिन का भाई और उसके दोस्त फैसला करते हैं कि वो सब मिलकर टे को बेकसूर साबित करेंगे। सियो योन टेजिन से पिछले 2 दिनों के बारे में हर छोटी से छोटी बात पूछती है ताकि उसकी कंप्लीट टाइमलाइन तैयार की जा सके। फिर वो टेजिन की तमाम डिलीवरी रिसीट्स जमा करते हैं। वो सब उन तमाम एड्रेसेस पर जाना शुरू कर देते हैं जहां टेजिन ने उन 2 दिनों के दौरान ऑर्डर्स डिलीवर किए थे, ताकि यह साबित किया जा सके कि टे किस वक्त कहां गया था। सब लोग जानते थे कि टे जिन एक अच्छा और शरीफ इंसान था, इसलिए उसे जानने वाले सभी लोग उसकी मदद करते हैं। कुछ टाइम की डिटेल्स उन्हें नहीं मिल पाती, इसलिए वो टेजिन से दोबारा मिलते हैं। टेजिन उन्हें याद करके बताता है कि उस वक्त वो कहां पर गया था। वो सर्विलांस कैमरों से भी फुटेज निकलवा लेते हैं जिससे टेजिन की हर मूवमेंट को साबित किया जा सकता था। आखिरकार वो उसके पिछले 2 दिनों की एक बहुत डिटेल्ड टाइमलाइन तैयार कर लेते हैं। वकील को भी यकीन नहीं होता कि उन्होंने इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन कैसे जमा की है। ये टाइमलाइन साफ तौर पर साबित करती थी कि टेजिन एक पल के लिए भी नहीं रुकता था। वो अपना हर सेकंड काम में इस्तेमाल करता था, इसलिए उसके पास कोई भी क्राइम करने का बिल्कुल वक्त नहीं होता था। वकील उन्हें बताता है कि इस डिटेल्ड टाइमलाइन की वजह से हम आसानी से ये केस जीत जाएंगे। ये सुनकर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि अब टे जिन बहुत जल्द बाहर आ जाएगा। सियो योन ये टाइमलाइन देखकर खुद भी हैरान होती है कि टे जिन दिन रात मेहनत करके पैसे कमाता था। आखिरकार कोर्ट हियरिंग का दिन आ जाता है। जिन और सियो योन ताई जिन को यकीन दिलाते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। वकील कोर्ट के सामने ताई जिन की गिरफ्तारी से पहले के 2 दिनों की कंप्लीट टाइमलाइन सामने लाता है। वो जज को समझाता है कि टे जिन हर वक्त काम करता रहता था और उसकी हर मूवमेंट का रिकॉर्ड मौजूद है। आसपास के सभी लोग भी जानते हैं कि वो एक मेहनती और शरीफ इंसान है, इसलिए यह नामुमकिन है कि उसके पास विक्टिम को कत्ल करने का वक्त होता। ये सब कुछ देखकर लगता था कि टे जिन बेगुनाह है, लेकिन जब प्रोसिक्यूटर खड़ा होता है तो सब कुछ बदल जाता है। प्रोसिक्यूटर कहता है, टे जिन मुझे भी कातिल नहीं लगता, लेकिन कत्ल करने का सीक्रेट वकील की बनाई हुई टाइमलाइन में ही छुपा हुआ है। इस टाइमलाइन के मुताबिक टे जिन ने विक्टिम को भी एक ऑर्डर डिलीवर किया था, लेकिन सबसे अजीब बात यह होती है कि टे जिन ने विक्टिम को वो ऑर्डर डिलीवर करने में 7 मिनट लगा दिए थे। प्रोसिक्यूटर के मुताबिक डिलीवरी के लिए 7 मिनट का वक्त बहुत ज्यादा है और यही वो टाइम होता है जिसमें टे जिन ने क्राइम को अंजाम दिया। उसी वक्त टे जिन को याद आता है कि उसने वहां पर रखे एक प्लांट को धूप से दूर रखा था और एक पेपर पर उसकी केयर के लिए एक नोट छोड़ा था, इसीलिए उसे वहां 7 मिनट लग गए थे। लेकिन प्रोसिक्यूटर इसके बाद कोर्ट में टे जिन की एक वीडियो फुटेज दिखाता है जिसमें ताई जिन एक भारी बैग को लेकर जा रहा होता है। टे जिन उन्हें बताता है कि एक बूढ़ी औरत ने उससे मदद मांगी थी, इसलिए वो उसका बैग सड़क की दूसरी तरफ लेकर गया था। लेकिन वीडियो में सिर्फ टे जिन ही होता है और इस वीडियो में बूढ़ी औरत की वीडियो रिकॉर्ड नहीं होती। प्रोसिक्यूटर बताता है ये वही बैग था जिसमें लड़की की लाश मिली थी। प्रोसिक्यूटर ताई जिन से कहता है, मान लिया कि तुमने एक बूढ़ी औरत की मदद की थी, लेकिन हमारे पास और भी ढेर सारे सबूत हैं। वो एक CCTV फुटेज दिखाता है जिसमें
टेजिन के पास विक्टिम का फोन होता है। टेजिन ये देखकर बुरी तरह हैरान हो जाता है। वो कहता है, मुझे ये फोन सड़क पर मिला था। प्रोसिक्यूटर बताता है कि जिस जगह टेजिन ने फोन डिलीवर किया था वहाँ से कुछ दूर ही विक्टिम की लाश मिली थी। उनका कहना था कि टेजिन ने रात के वक्त उस लड़की की लाश को पानी में फेंक दिया था, लेकिन ट्रक की लाइट्स की वजह से रात को उसकी वीडियो सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो गई। वो यह भी कहता है कि जीपीएस डेटा के मुताबिक विक्टिम का फोन सारा दिन टेजिन के पास ही था। जहाँ टेजिन जाता विक्टिम का फोन भी उसी लोकेशन पर होता। टेजिन बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, लेकिन फिर प्रोसिक्यूटर एक ऐसी तस्वीर दिखाता है जिससे टेजिन के लिए बचना नामुमकिन हो जाता है। वो क्राइम सीन की तस्वीरें कोर्ट के सामने लाता है। प्रोसिक्यूटर कहता है कि जब टेजिन ने 7 मिनट डिलीवरी करने में लगा दिए थे तब उसने लड़की को बाथरूम के अंदर बेदर्दी से कत्ल किया था। क्राइम सीन की तस्वीर में टेजिन और सीओ योन की मंगनी वाला ब्रेसलेट भी नजर आता है। यह देखकर सीओ योन को यकीन हो जाता है कि लड़की का कत्ल ताई जिन ने ही किया था। तब प्रोसिक्यूटर कहता है कि ताई जिन यह भी झूठ बोल रहा था कि उसे एक पौधे की वजह से होटल में 7 मिनट लग गए थे। प्रोसिक्यूटर उन्हें पूरे होटल की तस्वीरें दिखाता है जहां एक भी पौधा मौजूद नहीं होता। प्रोसिक्यूटर टेजिन को एक रिपोर्ट भी दिखाता है जिससे यह साबित होता था कि टाइजिन ने लड़की के साथ रेप किया था। इतने मजबूत सबूत होने की वजह से टेजिन का बचना नामुमकिन था। वो उठकर जज को समझाने की कोशिश करता है और चीख कर कहता है, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ। लेकिन पुलिस उसकी बात नहीं सुनती और उसे दोबारा हिरासत में ले लेती है। टाइजिन चीखता रहता है मगर पुलिस वाले उसे वहाँ से लेकर चले जाते हैं। आखिरकार टाइजिन को उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है। अगली सुबह सीओ योन टाइजिन से मिलने जेल आती है। वो उसे बताती है कि वकील ने तुम्हारा केस लड़ने से इनकार कर दिया है। कोई और वकील भी यह केस हैंडल करने के लिए तैयार नहीं हो रहा क्योंकि सबको लगता है कि टेजिन ने बेदर्दी से लड़की का कत्ल किया था। फिर सीओ योन टेजिन से वो मंगनी वाला ब्रेसलेट दिखाने को कहती है जो दोनों ने पहन रखा था, लेकिन जब टेजिन अपने हाथ को देखता है तो ब्रेसलेट उसके पास नहीं होता। सीओ योन ने ट्रायल के दौरान वो ब्रेसलेट मर्डर सीन की तस्वीर में देखा था, इसलिए उसे लगता है कि टेजिन ही असली कातिल है। टेजिन उसे समझाता है कि वो ब्रेसलेट उसके घर के अंदर कहीं गिर गया था, लेकिन सीओ योन को लगता है कि वो झूठ बोल रहा है। उसका टेजिन पर रहा सहा भरोसा भी टूट जाता है। सीओ योन उसे वो ब्रेसलेट भी वापस कर देती है और कहती है कि वो किसी कातिल के साथ रिलेशनशिप नहीं रखना चाहती। टेजिन यह देखकर बहुत ज्यादा दुखी होता है। वो सीओ योन को समझाता है कि वो बेकसूर है और जल्द ही दुनिया के सामने सच्चाई आ जाएगी। लेकिन अब सीओ योन अपने फैसले से हटने वाली नहीं थी। वो टेजिन को किस्मत के सहारे छोड़कर वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन बाद उसी पुलिस स्टेशन से प्रिजन बस निकलती है। इसी बस में टेजिन भी होता है। प्रिजन बस में उन्हें दूसरी जेल में ट्रांसफर किया जा रहा होता है। टेजिन को जिस जेल में भेजा जाता है वो एक हाई सिक्योरिटी जेल होती है। इस जेल से भागना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। जब कैदी बस से निकलते हैं तो पहले से मौजूद कैदी उनका मजाक बनाते हैं और उन्हें गंदी गंदी गालियां देते हैं। जेल के अंदर नए कैदियों को बताया जाता है कि किस वक्त उन्हें काम करना है और किस वक्त उन्हें खाना दिया जाएगा। उन्हें हफ्ते में सिर्फ एक बार नहाने की इजाजत होती है। फिर उनकी बहुत सख्ती से इंस्पेक्शन की जाती है, जिसके बाद उन्हें एक नई आइडेंटिटी मिल जाती है। अब ताइजिन को ऑफिशियली कातिल बना दिया जाता है। अगली सुबह एक वकील ताइजिन से मिलता है जिसका नाम किम होता है। किम ताइजिन से कहता है, मैंने तुम्हारी पूरी केस फाइल देखी है। मुझे लगता है तुम्हारे साथ गलत हुआ है। मैं कोर्ट के फैसले को ठीक नहीं मानता। मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी ने जानबूझकर तुम्हें इस झूठे केस में फंसाया है। ताइजिन कहता है, मेरी बातों पर कोई यकीन नहीं करता। मुझे मेरे अपने भी छोड़कर चले गए और उन्हें भी लगता है कि मैं कातिल हूँ। किम उसे तसल्ली देता है और कहता है, मुझे तुम्हारी हर बात पर भरोसा है। फिर किम अपनी नोटबुक और मोबाइल निकालता है और सब कुछ रिकॉर्ड करने लगता है। किम उससे कहता है, तुम अच्छी तरह सोचो और कोई भी ऐसी चीज याद करने की कोशिश करो जो मेरी मदद कर सके, जिससे मैं दोबारा केस ओपन कर सकूं। ताइजिन को एक बात परेशान कर रही होती है कि क्राइम सीन पर जो ब्रेसलेट मिला था वो उसका नहीं था, वो किसी और का ब्रेसलेट था। तभी ताइजिन को याद आता है कि उसका ब्रेसलेट उसके भाई के रूम में गिर गया था। किम कहता है, मैं अच्छी तरह इन्वेस्टिगेशन करूंगा और इस छोटे से क्लू से दोबारा केस ओपन करूंगा। किम ताइजिन से उसके घर का एड्रेस लेता है और ताइजिन को समझाता है कि हमारे दरमियान हुई बात किसी को भी मत बताना। किम की वजह से ताइजिन को थोड़ी उम्मीद मिलती है कि शायद वो उसे बेकसूर साबित कर सकेगा। जाने से पहले किम उसे अपना कार्ड भी देता है। जब ताइजिन अपने सेल में जा रहा होता है उसी वक्त कुछ कैदी उसे पकड़ लेते हैं। ताइजिन गार्ड से मदद मांगता है मगर वो ताइजिन की बात को नजरअंदाज कर देता है क्योंकि यह इस जेल के सबसे बड़े गैंग और ताकतवर लीडर के आदमी होते हैं। इस लीडर का नाम द्योक्सू होता है। गार्ड्स भी उसके साथ मिले हुए होते हैं क्योंकि द्योक्सू उन्हें पैसे देता है। बाकी कैदी उसे जेल का मैनेजर कहते हैं। वो जेल को अपना घर समझता है और तमाम कैदियों से पैसे लेता है। जो कैदी उसे पैसे नहीं देता वो उसकी हालत खराब कर देता है। वो ताइजिन को जबरदस्ती द्योक्सू के पास ले जाते हैं। द्योक्सू के सामने ताइजिन को घुटनों के बल बिठाया जाता है। द्योक्सू उससे पूछता है, तुम्हें कितने साल की सजा हुई है? ताइजिन खामोश रहता है और कोई जवाब नहीं देता। वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन द्योक्सू के आदमी उसे पकड़ लेते हैं और जमीन पर लिटा देते हैं। तब द्योक्सू कहता है, जेल में कैदी
कैदी आता तो अपनी मर्जी से है, लेकिन जिंदा मेरी मर्जी से जाता है। देओक्सू आगे कहता है, अगर तुमने मेरे सवाल का जवाब न दिया तो मैं तुम्हारे दोनों हाथ काट दूंगा। तेजिन बहुत ज्यादा डर जाता है। वो उसके सवाल का जवाब देता है कि मुझे उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। देओक्सू जानता था कि तेजिन रेप और मर्डर के केस में जेल आया है, इसलिए वो कहता है, मैं जेल में तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बना दूंगा। तभी गार्ड्स वहां आ जाते हैं, इसलिए देओक्सू उसे जाने देता है। उसके बाद ताइजिन को वापस उसके सेल में भेज दिया जाता है। वहां पहले से एक कैदी मौजूद होता है। वो भी ताइजिन को तंग करना शुरू कर देता है, लेकिन ताइजिन की यहाँ से निकलने की उम्मीद अब भी जिंदा होती है, क्योंकि उसे लगता है कि वकील किम उसे बेकसूर साबित कर देगा। मेस में ताइजिन खाना लेता है और देओक्सू से डरकर उससे काफी दूर बैठ जाता है। तभी उसके पास दो कैदी भी आकर बैठ जाते हैं। वो उसे बताते हैं कि देओक्सू को उम्र कैद की सजा हुई थी, लेकिन वो बहुत ज्यादा अमीर फैमिली से था, इसलिए उसने बड़े बड़े ऑफिसर्स को रिश्वत देकर अपनी सजा कम करवा ली और उसे सिर्फ 10 साल की सजा हुई। फिर वो तेजिन को एक बहुत बुरी बात बताते हैं। वो कहते हैं कि देओक्सू उन कैदियों से बहुत ज्यादा नफरत करता है जिन्होंने किसी के साथ रेप किया हो, क्योंकि उसकी बहन के साथ भी किसी ने रेप किया था, फिर उसे बेदर्दी से कत्ल कर दिया। इसलिए जो भी कैदी रेप की वजह से जेल में आता है, देओक्सू उसकी जिंदगी जहन्नुम बना देता है। यह सुनकर तेजिन बहुत ज्यादा डर जाता है, क्योंकि उस पर भी रेप का इल्जाम था। इसलिए उसे यकीन हो जाता है कि देओक्सू उसे छोड़ने वाला नहीं है। वो कैदी उसे यकीन दिलाते हैं कि अगर वो उनके साथ रहे तो वो उसे देओक्सू से बचा सकते हैं। वो उसे अपनी गैंग में शामिल होने की ऑफर करते हैं। तेजिन भी उनकी बातों में आ जाता है और उनकी गैंग ज्वाइन करने का फैसला कर लेता है। वो दोनों झूठ बोलकर तेजिन को बाथरूम में ले जाते हैं और कहते हैं, हम यहाँ तुमसे एक जरूरी बात करने आए हैं। लेकिन तेजिन को पता नहीं होता कि यह दोनों असल में देओक्सू के आदमी होते हैं। वहाँ पहले से कुछ और कैदी भी उसका इंतजार कर रहे होते हैं। वो कैदी फौरन तेजिन को पकड़ लेते हैं और सब मिलकर उसके साथ जिनसी ज्यादती करते हैं। तेजिन जोर से मदद के लिए चीखता है, लेकिन उसे बचाने के लिए वहाँ कोई नहीं आता। अगले दिन ताइजिन बहुत ज्यादा दुखी होता है, लेकिन किम एक और बुरी खबर सुनाता है। किम कहता है, मैं इन्वेस्टिगेशन के लिए तुम्हारे घर गया था, लेकिन जब मैं वहाँ पहुंचा तो उसके भाई ने खुदकुशी कर ली थी। उसने अपनी खुदकुशी यूट्यूब पर लाइव की थी। ये सुनकर तेजिन पूरी तरह टूट जाता है, क्योंकि अब इस दुनिया में उसका कोई भी अपना नहीं होता। ऊपर से देओक्सू के आदमी उसे और भी ज्यादा जलील करते हैं। ताइजिन समझ जाता है कि उसका न कोई अपना है, न कोई सहारा और न ही कोई ऐसी वजह है जिसके लिए वो जिंदा रहे। वो इतना ज्यादा टूट जाता है कि उसे अपनी जिंदगी बोझ लगने लगती है। इसीलिए तेजिन फैसला करता है कि वो भी अपने भाई की तरह खुदकुशी करेगा। वो फंदे से लटक कर अपनी जान देने की कोशिश करता है, मगर गार्ड्स वक्त पर पहुंच जाते हैं और उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। इस तरह टे की जान बच जाती है। लेकिन तेजिन सिर्फ 1 महीने के अंदर 3 बार खुदकुशी करने की कोशिश करता है, मगर हर बार वो बच जाता है। हॉस्पिटल में एक कैदी योंग भी टे जिन की हालत देखता है और उसे टे जिन पर बहुत ज्यादा तरस आता है। डॉक्टर्स टे जिन को सेडेटिव का इंजेक्शन देते हैं, क्योंकि वो पूरी तरह मेंटली और इमोशनली टूट चुका होता है। इसी तरह दिन गुजरते रहते हैं और टे जिन को जेल के अंदर 1 साल कंप्लीट हो जाता है। टे जिन का कई महीनों तक इलाज चलता रहता है। ताइजिन के दोस्त हर महीने उससे मिलने आते हैं, लेकिन ताइजिन किसी से नहीं मिलता। जब ईस्टर संडे आता है तो उस वक्त तक ताइजिन की हालत कुछ बेहतर हो चुकी होती है, इसलिए वो एक चर्च में जाता है। योंग भी चर्च में ऑल्टर सर्वर होता है। वो तेजिन को देख लेता है। जब सब कैदी चले जाते हैं तो योंग तेजिन के पास जाता है और उसे एक केक देता है। योंग उससे बात करने की कोशिश करता है और उसे समझाता है कि वो खुद पर कंट्रोल करना सीखे। अब उसे समझ जाना चाहिए कि जेल ही उसका घर है। तभी तेजिन की नजर योंग के हाथ पर बने हुए कुछ निशान पर पड़ती है। तेजिन फौरन समझ जाता है कि योंग ने भी खुदकुशी करने की कोशिश की थी। योंग तेजिन से कहता है, मुझे पता है तुम अपनी जान देने की कोशिश कर रहे हो। फिर योंग अपने बारे में बताता है, मैं पिछले 15 साल से इस चर्च में सर्विस कर रहा हूँ, लेकिन इतने साल रहने के बावजूद मेरा यहाँ रहने को जरा भी दिल नहीं करता। मैं भी बिल्कुल तुम्हारी तरह था। जब मैं पहली बार जेल आया था तो मैं बहुत डरा हुआ था और मेरा जिंदा रहने का दिल नहीं करता था, लेकिन फिर भी मैंने खुद को यहाँ एडजस्ट किया। ये जिंदगी बार बार नहीं मिलती। अपना कोई मकसद बनाओ और उसके लिए जिंदा रहो। खुद को किसी न किसी काम में मसरूफ रखो। इस तरह यह मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा। एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें महसूस होगा कि वो मुश्किल दिन तुम्हारी जिंदगी में आए ही नहीं थे। यौन की बातें ताइजिन के दिल को छू जाती हैं। वो अचानक फूट फूट कर रोने लगता है और उसी वक्त फैसला करता है कि वो अपना वक्त बर्बाद नहीं करेगा। अपने सेल में जाने के बाद ताइजिन एक पेपर पर अपने लिए एक रूटीन बनाता है ताकि वो अपना वक्त किसी काम में लगा सके और उसकी जिंदगी का कोई मकसद बन जाए। जेल में डिओक्सो के आदमी उसे पकड़कर बुरी तरह मारते हैं, इसलिए वो उनसे बचने के लिए रोजाना सख्त एक्सरसाइज करता है। वो जेल में बनी लाइब्रेरी में जाकर बुक्स पढ़ता है। जेल में ताइजिन को एक खाली जगह नजर आती है। एक पुलिस वाला उसे कुछ बीज लाकर देता है, इसलिए ताइजिन जमीन को अच्छी तरह ठीक करता है और उन बीजों को वहाँ लगा देता है। ताइजिन को पहले से पौधों का शौक था, इसलिए वो पौधों के बारे में
सब कुछ जानता था। साथ साथ वो रिपेयर वर्कशॉप में कोर्सेज लेना भी शुरू कर देता है। ताई रोज एक्सरसाइज करता है। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते जाते हैं। वो अपने लिए एक प्रॉपर वर्कआउट रूटीन बना लेता है और मुसलसल उसकी प्रैक्टिस करता रहता है। ताई जिन डिओक्सो को जहां भी मिलता, डिओक्सो उसे हर बार बुरी तरह मारता, लेकिन ताई जिन उसे अपनी ट्रेनिंग समझता और उसके हर अटैक को बर्दाश्त करता। आहिस्ता आहिस्ता वो इम्प्रूव हो रहा था। वो खाना भी पहले से ज्यादा खाता था, जिससे वो पहले से ज्यादा मजबूत और पावरफुल बन जाता है। उसके पौधे भी उगाते हैं। ताई जिन उनका भी ख्याल रखता है और अपनी रूटीन पर सख्ती से अमल करता है। योंग ताई जिन को एक बुक देता है। वो उस बुक को पढ़ता है और सीखता है कि जेल के अंदर कैसे सरवाइव करना है। योंग और ताई जिन अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। उन दोनों की फ्रेंडशिप आगे जाकर और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। जेल में अब ताई जिन का वक्त बहुत तेजी से गुजरने लगता है और देखते ही देखते 5 साल गुजर जाते हैं। दूसरी तरफ हमें एक बहुत ज्यादा अमीर आदमी का घर दिखाया जाता है। वो अपने खास रूम में जाता है और अपने नए मिशन को पूरा करने वाला होता है। उसके सामने एक बहुत बड़ी स्क्रीन होती है जिसमें हजारों सर्विलांस कैमरों तक एक्सेस होता है। वो स्क्रीन पर बहुत सारे लोगों को देखता है और थोड़ी ही देर में उसे अपना मिशन पूरा करने के लिए एक लड़का मिल जाता है। दूसरी तरफ जेल में ताई जिन अपने पौधों की देखभाल कर रहा होता है। तभी जेल का गार्ड टोनी उसके पास आता है। वो ताई जिन से दोस्तों की तरह बात करता है। उसी ने ताई जिन के पौधों को उगाने में काफी मदद की होती है। टोनी ताई जिन को अपना एक पौधा देता है और कहता है कि मेरे पौधे को किसी तरह की बीमारी लग गई है। ताई जिन देखते ही समझ जाता है कि उसे क्या हुआ है। ताई जिन हमेशा की तरह दूसरों की मदद करने वाला इंसान होता है, इसलिए वो फौरन टोनी के पौधे की देखभाल करने के लिए मान जाता है। कुछ देर बाद योंग वहाँ आता है और उसके लिए केक लेकर आता है। योंग कहता है, यहाँ के बहुत से कैदी अपने किए हुए क्राइम्स पर फख्र करते रहते हैं, लेकिन तुम उन जैसे नहीं हो। तुम एक अच्छे इंसान हो। फिर योंग ताई जिन को एक बुरी खबर देता है। वो बताता है कि आज मेरा जेल में आखिरी दिन है। कल से तुम मेरी जगह चर्च में काम करोगे। योंग भी उदास होता है क्योंकि उसने अपनी जिंदगी के 25 साल जेल में गुजारे होते हैं और वो भूल चुका होता है कि बाहर कैसे रहना है। ताई जिन यह सुनकर इमोशनल हो जाता है क्योंकि अब उसे पता होता है कि वो योंग को दोबारा नहीं देख सकेगा। वो अपने आंसू रोकने की कोशिश करता है और योंग को मुबारकबाद देता है। जब योंग जाने लगता है तो ताई जिन उससे पूछता है, तुम मेरे साथ इतने अच्छे क्यों रहे? योंग जवाब देता है, मैं तुम्हें सिर्फ यह सिखाना चाहता था कि जेल के अंदर भी खुद को अच्छा इंसान बनाया जा सकता है। ताई जिन योंग को अलविदा कहता है। वो उसके सामने झुककर उसका एहतराम करता है और जेल में उसकी मदद करने के लिए योंग का शुक्रिया अदा करता है। योंग के जाने के बाद ताई जिन ऑल्टर सर्वर बन जाता है। एक दिन वो बाहर बैठा होता है, तभी उसे एक नया कैदी नजर आता है जिसका दूसरे कैदी मजाक उड़ा रहे होते हैं और उसे तंग कर रहे होते हैं। ये देखकर ताई जिन को अपना गुजरा हुआ वक्त याद आता है जब वो भी इसी तरह डरा हुआ और अकेला था। टोनी इस नए कैदी को चर्च में ताई जिन के पास लेकर आता है। ताई उसके साथ बैठता है और उससे बात करता है। नया कैदी अपना नाम माइलो बताता है। माइलो ताई जिन को बताता है कि वो बेकसूर है। वो अपनी स्टोरी ताई जिन को सुनाता है। एक दिन मुझे सड़क पर एक फोन की रिंगटोन सुनाई दी। मैंने फोन उठाया तो दूसरी तरफ एक लड़की थी। उसने कहा कि अगर मैं उसका फोन वापस कर दूं तो वो मुझे पैसे देगी। ये सुनकर ताई जिन हैरान रह जाता है। वो फौरन समझ जाता है कि उसे भी जानबूझकर किसी ने फंसाया है। मिलो आगे बताता है, मैं उसकी बात मान गया, लेकिन सर्विलांस कैमरों ने मुझे फोन के साथ रिकॉर्ड कर लिया और किसी आदमी ने पहले से मेरे खिलाफ एक मर्डर केस की प्लानिंग की हुई थी। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि मर्डर वाली जगह पर मेरे फिंगरप्रिंट भी थे, हालांकि मैं उस जगह एक बार भी नहीं गया। ताई यह सुनकर बिल्कुल शॉक में चला जाता है क्योंकि ताई जिन के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही मामला हुआ था। फिर मिलो एक जरूरी बात बताता है। वो कहता है, कल सुबह किम नाम का एक वकील मुझसे मिलने आया था और आज फिर वो मुझसे मिलने आया और उसने बताया कि उसकी माँ ने खुदकुशी कर ली है। मिलो बताता है कि वकील भी इस प्लानिंग का हिस्सा है। टेजिन को यकीन हो जाता है कि मिलो बिल्कुल सच कह रहा है। इस वकील ने टेजिन से भी कहा था कि वो उनके दरमियान हुई बात किसी को न बताए। टे वापस अपने सेल में जाता है और पूरी रात सोचता रहता है कि उसका कोई दुश्मन भी नहीं था। फिर उसके खिलाफ किसने ये प्लानिंग की? टे को पूरी रात नींद नहीं आती। जब सुबह होती है तो बाहर से उसे गार्ड्स की आवाजें आती हैं। जब वो बाहर जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि मिलो ने खुदकुशी कर ली है। ये देखकर टेजिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो फैसला कर लेता है कि जो भी ऐसा प्लानिंग कर रहा है वो उससे बदला लेकर रहेगा। अगले दिन ताइजिन किम से मिलता है। किम ताइजिन से नई इन्फॉर्मेशन लेने आया होता है जिससे ताइजिन का केस दोबारा ओपन किया जा सके, लेकिन ताइजिन उसे माइलो के बारे में बताता है। वो कहता है, माइलो ने मुझे सब कुछ बता दिया है, तुम बस हमारी मदद करने का ड्रामा कर रहे हो। तब किम का असली चेहरा भी सामने आता है। वो कोई वकील नहीं होता बल्कि किसी के लिए काम कर रहा होता है। टेजिन उससे पूछता है, मेरे भाई को किसने मारा था? टे गुस्से में आकर किम पर अटैक कर देता है और उस आदमी का नाम पूछता है जो ये सब करवा रहा होता है। तभी गार्ड्स वहाँ आ जाते हैं और टेजिन को पकड़ लेते हैं, लेकिन किम गार्ड्स से वहाँ से जाने के लिए कहता है। तब किम टेजिन को बताता है, तुम्हें किसी ने जानबूझकर
पर झूठे केस में जेल भेजा है और तुम्हारे भाई को भी मारा है। हमने ही वो फोन रखा था और वो ब्रेसलेट भी तुम्हारा नहीं था। किम हंसते हुए कहता है, आखिर तुम कर भी क्या सकते हो, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। तेजिन उससे पूछता है, क्या तुमने मेरे भाई को मारा था? किम बिना डरे उसे जवाब देता है, हाँ मैंने ही उसे मारा है। तुम जेल के अंदर हो, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये सुनकर तेजिन उससे वादा करता है, मैं जेल से बाहर आकर तुम सबको खत्म कर दूंगा। जब किम जेल से बाहर जाता है तो वो अपने बॉस को फोन करता है और कहता है, एक कैदी हमारे बारे में जान चुका है, हमें उसे खत्म करना होगा। बाद में तेजिन चर्च में जाता है और ऑल्टर सर्वर का काम छोड़ देता है, क्योंकि अब उसकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद बन चुका होता है, इस जेल से भागना और उस आदमी से बदला लेना जिसने तेजिन को जेल भिजवाया था। टे एक टेबल पर बैठता है और फिर एक कील निकालने की कोशिश करता है। वो उसे इतनी जोर से खींचता है कि उसके हाथ से खून निकल आता है। तेजिन के लिए यह कील आगे चलकर बहुत काम आने वाली होती है। उसके बाद सीन एक एंटीक ऑक्शन की तरफ शिफ्ट होता है। एंटीक आइटम की बिडिंग तेजी से ऊपर जा रही होती है, मगर एक अमीर आदमी हर बार सबसे ज्यादा बिड लगाता है, जिसका नाम शिन होता है। वो किसी भी तरह इस आइटम को खरीदना चाहता था, लेकिन अजीब बात यह होती है कि शिन खुद इस एंटीक आइटम्स में इंटरेस्टेड नहीं होता। कोई अनजान आदमी ऑनलाइन शिन से ज्यादा बिड लगाता है और एक बेकार सी आइटम की बिडिंग 3 बिलियन वॉन तक पहुंच जाती है। शिन ब्रेक का कहकर बाथरूम में जाता है और जॉन नाम के एक आदमी को फोन करता है। शिन कहता है, मैं वो एंटीक आइटम खरीद रहा हूँ, लेकिन इसकी प्राइस इतनी ज्यादा हो गई है कि अब इसे कोई पागल इंसान ही खरीदेगा। जॉन कहता है, जो प्राइस तुम इस ऑक्शन में पे करोगे वो असल में तुम्हारे बेटे की जिंदगी की कीमत है। तुम्हें वो एंटीक आइटम हर हाल में हासिल करना होगा। अगर तुमने ऐसा न किया तो तुम्हारा बेटा जेल में सड़ने के लिए तैयार हो जाए। यह कहकर जॉन कॉल बंद कर देता है। शिन वापस ऑक्शन हॉल में चला जाता है। अब वो किसी भी कीमत पर ऑक्शन जीतना चाहता था, मगर वो बिल्कुल नहीं जानता था कि उससे ज्यादा ऑनलाइन बिड लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि जॉन ही होता है। वो प्राइवेट रूम में बैठकर ऑनलाइन बिड बढ़ाता रहता है। बढ़ती हुई बिडिंग देखकर ऑक्शन में बैठा शिन बहुत ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन वो अपने बेटे को भी जेल नहीं भेजना चाहता था, इसलिए वो बड़ी मुश्किल से 6 बिलियन वॉन की बोली लगा देता है। आखिरकार शिन ऑक्शन जीत जाता है। वो एंटीक आइटम जीतकर जॉन को दे देता है। उसके बाद हमें जॉन की लाइफ दिखाई जाती है। छोटी सी उम्र में जॉन बिलियनियर होता है। उसके पास दुनिया के सबसे महंगे एंटीक आइटम्स मौजूद होते हैं। असल में जॉन लोगों के खिलाफ झूठे क्रिमिनल केसेस बनाने में माहिर होता है। जब कोई अमीर आदमी किसी का कत्ल कर देता है तो वो इसका इल्जाम किसी और बेकसूर शख्स पर डाल देता है। इस तरह जॉन अमीर लोगों से कई बिलियन वॉन भी लेता है और उन्हें रेयर एंटीक आइटम्स खरीदने के लिए कहता है। जॉन का घर भी ऐसी ही एंटीक चीजों से भरा हुआ होता है। ऑक्शन के बाद जॉन शिन को फोन करता है और उसे बताता है, तुम्हारे बेटे का केस अब हमेशा के लिए क्लोज हो चुका है। मिलो तुम्हारे बेटे की जगह जेल गया था, आज सुबह जेल में मर गया है। अब तुम्हारा बेटा बिल्कुल सेफ है। इस तरह हमें पता चलता है कि मिलो भी जॉन की वजह से जेल गया था। जॉन के और भी कई बड़े बिजनेसेस होते हैं, जिनमें रियल एस्टेट कंपनी भी शामिल होती है। जब किम ताई जिन से मिलकर जेल से बाहर आया था तो उस वक्त उसने जॉन से ही कांटेक्ट किया था और ताई जिन के बारे में बताया था कि उसे सब कुछ पता चल गया है। जॉन टेजिन को खत्म करने के लिए एक डॉक्टर को फोन करता है और उसे हुक्म देता है कि वो टेजिन को जेल के अंदर ही खत्म कर दे। दूसरी तरफ जेल में डेसू के आदमी टेजिन को रोक लेते हैं। डेसू अपने आदमियों को हुक्म देता है कि वो टेजिन की हड्डियां तोड़ दें, लेकिन 4 साल की मुसलसल ट्रेनिंग के बाद टेजिन अब पहले जैसा कमजोर नहीं था। जैसे ही डेसू के आदमी उस पर हमला करते हैं, टेजिन एक एक करके सबको गिरा देता है और कुछ ही देर में डेसू के आदमियों की हवा निकल जाती है। टे डेसू से कहता है, आज मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, अगली बार तुम्हारा भी तेरे आदमियों जैसा हाल करूंगा। डेसू पहली बार किसी से डर रहा होता है। उसकी सब कैदियों के सामने इज्जत खाक में मिल जाती है। अब वो हर हाल में टेजिन से बदला लेना चाहता था। तभी 2 कैदी बैठकर बात कर रहे होते हैं कि तेजिन ने डेसू के आदमियों को बुरी तरह मारा था, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं होता कि डेसू उनकी बात सुन रहा है। वो सीधा उन पर अटैक कर देता है और एक आदमी को बुरी तरह मारने लगता है। कोई भी उसे बचाने के लिए आगे नहीं आता। डेसू के आदमी गार्ड्स को भी वहाँ से दूर ले जाते हैं। तभी वहाँ एक नया कैदी आता है जिसका नाम गैंग जय होता है। गैंग जय और डेसू कभी जेल में एक दूसरे के दुश्मन हुआ करते थे, लेकिन अब वो एक दूसरे के दोस्त बन चुके थे। अब देखना ये है, क्या टेजिन जेल के अंदर जिंदा बच पाएगा और वो कैसे जॉन से अपने भाई की मौत का बदला लेगा। ये जानने के लिए देखिए अगला पार्ट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में प्यारा सा इमोजी जरूर ड्रॉप करना।